नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम मनी गुरु में टैक्स की बात करने वाले हैं। आप यूं तो अपने लिए कई जगह निवेश करते हैं टैक्स बचाने के लिए, या फिर स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं ALSS के जरिए। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के लिए निवेश करना चाहते हैं या बच्चे के नाम पर निवेश करना चाहते हैं, उसकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं या फिर उसके इलाज के खर्चे आप उठाते हैं, तो भी आप टैक्स रिबेट यानी टैक्स में छूट ले सकते हैं। तो क्या प्रावधान है, कहां कहां पर आप बच्चे के नाम पर निवेश पर या उस पर किए गए खर्चे पर टैक्स का फायदा ले सकते हैं, इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ITR भरने की आखिरी तारीख और कुछ जरूरी तारीखों का भी हम आज जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी तारीख आपको रखनी चाहिए याद। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनसे आज हम शो में चर्चा करेंगे। परिचय सबसे पहले करा देते हैं। टैक्स एक्सपर्ट राज चावला है हमारे साथ। राज जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे आज के खास मेहमान से बात करें उससे पहले आज के शो में क्या खास है जरा नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे बच्चों पर निवेश का कैसे ले सकते हैं आप टैक्स बेनिफिट। ATC के किन विकल्पों में बच्चों के लिए निवेश है संभव। एजुकेशन लोन पर कैसे मिलती है टैक्स छूट। साथ ही टैक्स और रिटर्न भरने की आखिरी तारीख हम समझेंगे। राज चावला जी, जिससे पहले हम ये समझें कि बच्चों पर कहां कहां पर उनके नाम पर निवेश किया जा सकता है, या फिर कैसे आप एजुकेशन लोन के एवज में या फिर ट्यूशन फीस के एवज में आप टैक्स छूट ले सकते हैं, उससे पहले समझना चाहते हैं कि बच्चों पर निवेश अगर कोई करे तो उसका फायदा क्या है। देखिए स्वाति जी, बच्चों पे जो निवेश किया जाता है उसकी हमारे असेसी को इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर मान लीजिए एक PPF है, PPF आप अपने नाम में भी खोल सकते हैं और अपने डिपेंडेंट अपने बच्चों के नाम से भी खोल के उनके बिहाफ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये रहती है कि जो भी इनकम होगी वो आप पेरेंट्स के अकाउंट में, मतलब वो टैक्सेबल होगी, उनको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। लेकिन PPF के केस में ये होता है कि PPF की इनकम ऑलरेडी सेक्शन 10 के तहत एग्जेम्प्ट होती है। इसलिए PPF में सबसे अच्छा है कि आप इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों के नाम से अकाउंट खोलें और उसकी टैक्स का छूट का बेनिफिट लें, प्लस उसमें जो इनकम पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी हमें कोई इनकम में जुड़ेगा नहीं और टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के नाम में, और म्यूचुअल फंड में भी हमें पता है कि हमें 1 लाख रुपए तक जो हमारे लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उसकी हमें छूट मिल जाती है। उससे ज्यादा होगी तो हमारे पेरेंट्स के नाम में, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उनको ये इनकम उनके नाम में जुड़ जाएगी। इसी तरह से यूलिप है, यूलिप में आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों की जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी पे कर सकते हैं और उसकी भी छूट पेरेंट्स को मिलती है। लेकिन अगर किसी तरह का भी कोई इनकम होती है, जो मैंने 2 इनकम बताई है जिसके ऊपर टैक्स से एग्जेम्पशन है, जैसे PPF में टैक्स की एग्जेम्पशन है, प्लस अगर उनको कोई शेयर से कैपिटल गेन के रूप में हुआ है उसमें जो छूट है, उसके अलावा जो भी कोई इनकम होगी उस इन्वेस्टमेंट की वजह से वो पेरेंट्स की इनकम में ऐड हो जाएगी। बिल्कुल राजी। अच्छा, ये अभी मार्च 31, 2021 तक तो समय है। अगर अभी भी कईयों ने इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रूफ दिखाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं किया है, तो अभी भी उनके पास ये ऑप्शन है। अगर वो अपने बच्चे के नाम पर कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थोड़ा समय अभी आपके लिए, हालांकि वैसे तो देर हो चुकी है, आपको तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही करना था, लेकिन क्योंकि समय है डेडलाइन के मद्देनजर के लिहाज से, तो आप अभी भी इसमें निवेश कर सकें अपने टैक्स बचाने के लिए। अब वैसे तो एक मोटा मोटी राज जी ने जरूर बताया कि हाँ फायदे क्या हो सकते हैं अगर आप बच्चे के नाम पर निवेश कर सकते हैं, और हाँ आप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। ATC में आपने बताया राज चावला जी की कई सारे विकल्प है। इसमें मैं आपसे एक और विकल्प के बारे में डिस्कस करना चाहती हूं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए ही है। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें आप अपनी बेटी जो कि 10 साल या 10 साल की उम्र से कम है, सिर्फ उसके लिए टैक्स बचत के लिए निवेश कर सकते हैं। इसकी खासियत जरा बताइए। और क्योंकि समय थोड़ा कम है अभी लोगों के लिए निवेश करने के लिए, तो अगर अभी किसी को सुकन्या समृद्धि में टैक्स बचाने के लिए निवेश करना है अपनी बिटिया के लिए, तो क्या आसान तरीका हो सकता है?
80C के तहत सुकन्या समृद्धि में हमारी जो छोटी बेटियां हैं जो 10 साल की उम्र तक हैं, उसमें 1.5 लाख रुपए तक अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। और स्वाति जी, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनकी स्कूल फीस पे करते हैं अप टू 2 चिल्ड्रन, उसकी भी छूट हमें सेक्शन 80C में मिलती है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस पे करते हैं अप टू 2 चिल्ड्रन, वो 1.5 लाख रुपए की लिमिट में आती है, तो उसमें भी हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये जो आपने ट्यूशन फीस की बात की है, इस पर मैं थोड़ा सा और डिटेल आपसे जरूर लूंगी। ये जो सुकन्या समृद्धि में खास तौर पर 21 साल का लॉक इन होता है, कई दर्शकों को मालूम भी है, जो इससे वाकिफ नहीं है तो उनको बता दें, 21 साल तक आपका सुकन्या समृद्धि में लॉक इन है, लॉन्गेस्ट है आउट ऑफ ऑल द स्मॉल सेविंग स्कीम्स इस टाइम पर। अप टू कितनी बेटियां, मतलब किसी एक परिवार में एक बेटी है उसके लिए तो ले सकते हैं, मानिए दूसरी बार ट्विन्स हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या ट्विन्स के लिए भी क्या उनको योजना के हिसाब से एक यूनिट ही माना जाएगा कि उनके लिए दो लेने पड़ेंगे स्कीम, लेकिन क्या पहली एक बेटी और दूसरे बार में ट्विन्स अगर वो लड़कियां तो अप टू 3 ले सकते हैं या उसमें कुछ लिमिटेशन है? में जो लिमिटेशन है वो 1.5 लाख रुपए की ही रहेगी। जो हमारी सेक्शन 80C की लिमिटेशन है 1.5 लाख रुपए की, वो हमें 1.5 लाख रुपए की लिमिट से हमें उससे ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। जी। पीपीएफ के आपने जिक्र किया था कि 1.5 लाख तक ऑफकोर्स निवेश तक का निवेश 80C में फायदा अट्रैक्ट करता है। 15 साल का लॉक इन तो पीपीएफ में होता है। नाबालिग बच्चे के नाम पर पीपीएफ खोल सकते हैं, लेकिन अपने और बच्चे के अकाउंट में 1.5 लाख तक ही आप छूट ले सकते हैं, क्योंकि उसकी जो कैपिंग है 1.5 लाख तक है। एक बार जब बच्चा मेजर हो जाता है, मतलब 18 साल के बाद, तो इस अकाउंट का क्या होता है? तो स्वाति जी, बहुत अच्छा ये नियम दिया हुआ है। जैसे आपने कहा, आप या अपना बच्चा, आपको अकाउंट एक ही चलाना है एट ए टाइम। कोई आप अगर 2 चलाते हो गलत है। इसमें नियम ये है, आप एक अकाउंट खोलिए अपने बच्चे के नाम में और आप उसके मतलब गार्जियन बन के उस अकाउंट के थ्रू पेमेंट कीजिए, आपको उसकी छूट मिलेगी। और चूंकि जैसे मैंने पहले बताया कि पीपीएफ की जो इनकम होती है वो हमारी सेक्शन 10 के तहत फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। जो हमें ब्याज मिलता है उसमें पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता है। और जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है, उसको फिर आप इंडिपेंडेंट अकाउंट करके फिर आप अपना नया अकाउंट खोल सकते हैं। और एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा स्वाति जी, जैसे आपने 15 साल का लॉक इन कहा है, इसमें पीपीएफ अकाउंट हमें कुछ एग्जेम्पशंस भी देता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर परसेंटेज विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो परसेंटेज वाइज है, आप पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और जो ये 15 साल का लॉक इन पीरियड है, इसमें भी हमें 5 साल की एक एडिशन मिल जाती है, यानी कि 15 से हम उसको 20 साल तक भी कैरी ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पीपीएफ अपने बच्चे के नाम पर आप पीपीएफ अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 1.5 साल अगर बच्चे के नाम पे खोला है, 1.5 लाख की ही आपको 1.5 लाख की, माफ कीजिए, आपको लिमिट मिलेगी। इसका आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ट्यूशन फीस आपने क्योंकि जिक्र किया था, 2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर टैक्स बेनिफिट 80C के तहत आज की तारीख में मिलता है। लेकिन इसमें भी लोगों का कंफ्यूजन ये होता है राज जी कि जो ट्यूशन फीस है वो सिर्फ स्कूलों के लिए है, क्योंकि बच्चे तो ट्यूशन सेंटर्स भी जाते हैं, कोचिंग क्लासेस भी जाते हैं, या फिर कोई पार्ट टाइम कोर्स भी करते हैं। क्या उसकी ट्यूशन फीस पर भी फायदा मिल सकता है? नहीं, उसका नहीं मिलेगा। जो स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार जो हमें जो स्लिप मिलती है, उसमें जो ट्यूशन फीस का पार्ट है सिर्फ उसकी छूट मिलेगी। यूं तो हमारे बच्चे स्कूल की बस से स्कूल में भी जाते हैं, वो भी एक हमारा खर्चा है बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन हमें जो छूट मिलती है वो सिर्फ ट्यूशन फीस की मिलती है। तो बेसिकली जो फीस बच्चे की आप अदा करते हैं स्कूल में, राजी अगर मैं सही हूं आप उसको प्लीज और ऐड कीजिएगा, उस पूरे जो ब्रेकअप होता है उसमें ट्यूशन फीस का एक स्पेसिफिकेशन होता है, हिस्सा होता है, और बाकी बहुत सारे चार्जेस होते हैं स्कूल के जो अपने अपने स्कूल अपने हिसाब से लेते हैं। उसमें एक बेसिक ट्यूशन फीस स्पेसिफिकली लिखी होती है, उसमें सिर्फ उसी को आप क्लेम कर सकते हैं। जी राज चावला जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक बात है। ओके। अब बच्चों की
हायर एजुकेशन के लिए। ये बहुत ही ज्यादा एक आसान तरीका है अपने बच्चे के एजुकेशन को आगे बढ़ाने का। आप क्या करते हैं, हायर एजुकेशन का खर्चा क्योंकि इतने ज्यादा बढ़ गया है कि आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो एजुकेशन लोन पर कुछ खास बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं, वो हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं राज चावला जी से। राज चावला जी, सबसे पहले ये कौन से सेक्शन के दायरे में आता है, क्योंकि जब अब आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ या बाद में फाइल करना पड़ता है तो वहां पर आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपको कितनी एजुकेशन लोन पर किसके तहत छूट लेनी है, तो इसकी डिटेल से बताइए। और एजुकेशन लोन कब तक रीपे कर सकते हैं, किसे रीपे करना है, इसके तमाम स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? ये स्वाति जी, सेक्शन 80E है हमारी इनकम टैक्स एक्ट में, जो अलाउ करती है पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, जिस दिन से उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू होती है और उस इंस्टॉलमेंट जितना भी इंटरेस्ट पार्ट है, उस इंटरेस्ट पार्ट को आप 8 साल तक अनलिमिटेड कितना भी ब्याज आप देते हैं और आपका पूरा का पूरा आपकी इनकम, टोटल इनकम में से लेस हो जाता है, तो ये आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और 8 साल तक जो भी आपने ब्याज दिया है उस पूरे की छूट आपको इनकम टैक्स में मिलती है। आपकी ग्रोस टोटल इनकम में से सेक्शन 80E के तहत आपको रिबेट मिलेगी, तब आपकी इनकम टैक्सेबल बनेगी। और ये रीपेमेंट कौन करता है एजुकेशन लोन का? पेरेंट्स, जो भी मम्मी पापा हैं बच्चे के, जिन्होंने लोन लिया है, उनको ये छूट मिलती है। ओके। इसमें आमतौर पर जो बैंक्स की जो दरें हैं, इंटरेस्ट रेट है, वो लगभग कितने तक है आजकल के टाइम पे? एजुकेशन लोन क्या वाकई महंगा है लेना, राज चावला जी? नहीं, महंगा नहीं है। जैसे हमारा हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार हमें कंसेशनल रेट पे हाउसिंग लोन देती है, इसी तरह से एजुकेशन लोन भी हमें सस्ती दरों पे मिलता है। और इसका पर्पज यही है गवर्नमेंट का कि ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे हायर एजुकेशन ले सके और अपना कल को सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, विदेशों में जा सके नौकरी के लिए और बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्वाइन कर सके। तो हायर एजुकेशन का यही इनका उद्देश्य है, इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए ये कंसेशनल रेट पे हमें एजुकेशनल लोन मिलता है बैंकों से। बिल्कुल। अब जैसे एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं बहुत क्विकली आपसे समझना चाहती हूं कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरीके के बैंक देखते हैं जब किसी को एजुकेशन लोन लेना होता है, क्योंकि आमतौर पर लोन लेने के लिए तो बैंक पूरी क्रेडिट हिस्ट्री देखता है, आपकी इनकम देखता है, बहुत सारी चीजें देखता है कि आप लोन रीपेमेंट कर भी सकते हैं कि नहीं। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट का मामला है तो इसमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? बेसिकली स्वाति जी, कोई भी बैंक कभी भी लोन देता है तो उसकी वो रीपेमेंट पहले एश्योर करता है कि मैं लोन तो दे दूं, कल को रीपेमेंट भी मेरी वापस आ जाए। तो उसके लिए वो पेरेंट्स की इनकम को देखता है कि उनकी पेइंग कैपेसिटी है क्या। अलावा उसके एक चीज को और ध्यान में रखा जाता है कि उनके पास कोई गारंटी देने के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में कोई प्रॉपर्टी है क्या, प्लस बच्चा कहाँ एजुकेशन लेने जा रहा है उसका वो डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो ये बेसिक चीजें देखते हैं। बहुत ज्यादा बैंक वाले तंग नहीं करते एजुकेशन लोन के लिए, लेकिन कल को बैंक को भी तो अपनी वो देखनी होती है कि भाई मेरा पैसा जो है वापस आ जाए। तो इसलिए वो मॉर्गेज के रूप में आपकी प्रॉपर्टीज को, या अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप को देख के आपको इजीली एजुकेशन लोन दे देते हैं। बिल्कुल। और कुछ बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बच्चे की अपनी मार्कशीट है 10th 12th या फिर जहां पर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां से भी वहां की भी एक डॉक्यूमेंट उनके पास होनी चाहिए कि हाँ आप वाकई इस जगह पर या इस इंस्टीट्यूट में, इस देश में जाकर पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, आपको जरूरत पड़ेगी एजुकेशन लोन लेने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बच्चे के इलाज पर अगर आप खर्च करते हैं तो कैसी छूट है, इंश्योरेंस प्रीमियम पर कितनी छूट मिलती है आपको, ये भी समझेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु।
पे निवेश या बच्चे पर किए गए किसी खर्च पर आप कैसे टैक्स छूट ले सकते हैं? अलग अलग सेक्शन के जरिए 80C, 80DDB, 80U तमाम ऐसे सेक्शन है। आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि आम लैंग्वेज में इनका मतलब क्या होता है, जो आपको मालूम भी होगा। राज चावला हमारे साथ है, टैक्स एक्सपर्ट, उनसे समझ रहे हैं। राज चावला जी, अब अगर मानिए किसी को बच्चे के इलाज पर खर्च करना है तो कौन से सेक्शन में वो छूट ले सकते हैं और कितने तक के इलाज पर छूट मिलती है? स्वाति जी, सेक्शन 80DD है जो कहती है डिडक्शन फॉर डिपेंडेंट विद 80DDB है जो कहती है डिडक्शन फॉर डिपेंडेंट विद स्पेसिफाइड डिसीज। अब हमें एक स्पेसिफाइड डिसीज डिफाइन की गई है इनकम टैक्स में, और वो स्पेसिफाइड डिसीज के लिए हमें अपने डॉक्टर से, जो गवर्नमेंट के या प्राइवेट हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनसे एक सर्टिफिकेट लेना होता है, उसकी हमें छूट मिलती है। अब उस छूट का क्या तरीका है कि अगर उस बच्चे की उम्र, क्योंकि उसको डिसीज है, अगर उसकी उम्र 60 साल से कम है तो 40,000 रुपया या जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसकी छूट मिलती है। और अगर उस बच्चे की उम्र 60 साल से ज्यादा है तब 1 लाख रुपया या जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, विच एवर इज लोअर, इसकी हमें छूट मिलती है। ये हमें अपने डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि इस बच्चे को एक स्पेसिफाइड डिसीज है। वो स्पेसिफाइड डिसीज हमें इनकम टैक्स में एक्सप्लेन की गई है। कुछ डिसीज हैं जिसके लिए हमें इसमें इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट छूट देता है, तो ये हम सेक्शन 80DDB में इस छूट्स को क्लेम कर सकते हैं। और ये जब किसी को कोई डिसेबिलिटी है और उनका इलाज है तो उसमें भी तो एक स्पेशल प्रावधान है, उसमें कितनी छूट ली जा सकती है राज चावला जी? हाँ, वो सेक्शन 80DD है। जो हमारी डिसीज की है वो 80DDB है, और जो डिसेबिलिटी है वो सेक्शन 80DD है। 80DD के तहत हमें उसको भी 2 भागों में बांटा गया है कि अगर जो हमारी डिसेबिलिटी है बच्चे की वो 40% से 80% की है, तब उस केस में एक लमसम छूट मिलती है 75,000 रुपीज की। अगर वो डिसेबिलिटी 80% प्लस है तब उस केस में 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए की लमसम छूट मिलती है पेरेंट्स को, जो उसको बच्चे की देखभाल करते हैं। वो इसीलिए छूट मिलती है कि वो उनके ऊपर एक डिपेंडेंट बच्चा है जिसका खर्चा उनको उठाना पड़ता है। बिल्कुल। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करते हैं, जैसे माने इंश्योरेंस लिया है और उसमें बच्चा भी शामिल है, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो छूट लेनी है, तो उसमें स्पेशल क्या प्रावधान है? उसमें ये है कि सेक्शन 80D है। 80D में जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, आजकल आपने देखा होगा सारी इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं कि आप फैमिली प्लान लीजिए। फैमिली प्लान में जो मम्मी पापा हैं, यानी कि जो असेसी है, उनका स्पाउस है, प्लस उनके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, उसकी लमसम छूट मिलती है, जिसमें हमें 25,000 रुपए तक की छूट मिलती है। तो हम बच्चों का भी कवर करें। आजकल हम देख रहे हैं कोरोना काल है और भी कई तरह की बीमारियां रहती हैं, और एकदम अगर हमें इस तरह का कोई खर्चा बियर करना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सभी को ये एडवाइस दूंगा कि पूरा फैमिली प्लान लें, और फैमिली प्लान में हमें पूरी 25,000 रुपए तक की छूट मिलती है सेक्शन 80D के तहत। ओके, तो 80D के तहत ये टैक्स छूट इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलती है, जिसका खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल तो हेल्थ इज वेल्थ, कोविड के टाइम और उसके बाद की अगर हम बात करें तो। ये तो बात हुई, चलिए बच्चों पर जो आप निवेश करते हैं, जो खर्च करते हैं, उस पर आप टैक्स का फायदा कैसे ले सकते हैं। अब थोड़ी चर्चा हम जरा ITR, उसके जो तमाम जो डेडलाइंस हैं, डेट्स हैं, जो हमने पिछले साल देखा कोविड के बाद काफी सारी जो डेडलाइंस एक्सटेंड भी हुई, लोगों में कंफ्यूजन भी बढ़ा। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और एक एक करके सारी डेडलाइन जानते हैं। ITR भरने की तारीख, ये रिवाइज रिटर्न जो भरने की अंतिम तारीख है वो क्या है? डेडलाइन अगर मिस हुई तो क्या पेनल्टी लग जाएगी, कुछ जुर्माना देना पड़ेगा? जी स्वाति जी, अभी तक हमारे यहाँ जो प्रोविजन है कि जैसे ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट थी जैसे इंडिविजुअल की 31 जुलाई, हालांकि वो डेट एक्सटेंड हो गई थी, 15 जनवरी हो गई थी, लेकिन जो हमारी ड्यू डेट है, ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न भरते हैं, अगर ड्यू डेट से 31 दिसंबर तक होती है तब उस केस में 5,000 रुपए पेनल्टी है। अगर 31 दिसंबर के बाद भरते हैं लेकिन 31 मार्च तक भरते हैं तब उस केस में जो पेनल्टी है वो 10,000 रुपए है। और इसमें एक चीज और है कि अगर हमारे असेसी की इनकम 5 लाख रुपए से कम है तब पेनल्टी जो है सिर्फ 1,000 रुपए है सेक्शन 271F के तहत।
और इसमें स्वाति जी मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा कि जो इस साल का बजट आया है इस साल के बजट में इन्होंने जो एक्सटेंडेड डेडलाइन है, यानी कि जैसे मैंने अभी कहा 31 मार्च पेनल्टी के साथ जो डेट है, अब वो हमें अगले साल से नहीं मिलेगी। अगले साल से हमें पेनल्टी के साथ भी जो ड्यू डेट है वो मैक्सिमम 31 दिसंबर हो सकती है। लेकिन अभी जैसे हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात करते हैं जो बीत चुका है, और जो लोग अभी भी रिटर्न नहीं भर पाए हैं, अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तब अभी भी वो लोग रिटर्न भर सकते हैं सिर्फ 1,000 रुपए की पेनल्टी देके, और अगर उनकी 5 लाख रुपए से इनकम ज्यादा है तो 10,000 रुपए की पेनल्टी देके वो अपनी रिटर्न को भर सकते हैं। बिल्कुल। अब जो पैन से आधार लिंक करने की जो आखिरी डेट है वो तो इतने पीछे कितने टाइम से राज चावला जी बढ़ती जा रही है, अब फाइनल माना जाए क्या इस बार डेडलाइन मार्च 31, 2021 ही है? हाँ बिल्कुल, इस बार 31 मार्च के बाद अगर अब 31 मार्च तक अगर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो जो आपका पैन है वो डिसेबल हो जाएगा। और स्वाति जी आपने देखा होगा जो लास्ट ईयर हमारा बजट आया था उसमें सरकार ने एक बहुत अच्छी ऑप्शन दी थी कि जिन लोगों के पास पैन नंबर नहीं है वो आधार से भी अपनी रिटर्न भर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है सरकार अब आधार को बेस बनाने जा रही है पैन से भी ज्यादा, क्योंकि आधार का जो बेस है वो बहुत बड़ा है। जितने पैन हमारे अलॉटेड है आधार उससे ज्यादा अलॉटेड है, तो अब आप आधार के बेस पे रिटर्न भर सकते हैं। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है 31 मार्च की कि जो लोग जिनके पास पहले से पैन है, आधार भी है, रिटर्न भरते हैं, तो प्लीज अपनी रिटर्न को इससे लिंक कर लीजिए, अपने पैन को आधार से लिंक कर लीजिए। उसके हमें फायदे भी मिलते हैं जब हम अपनी ITR भरते हैं, और अगर हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है और तो हम आधार से लिंक होने के साथ हमें ये फायदा होता है कि आधार लिंक हमें OTP आ जाता है और हम उसको ई-रिटर्न के रूप में फाइल कर सकते हैं। हमें फिजिकल कॉपी बेंगलोर जो हमारा CPC ऑफिस है वहां भेजने की जरूरत नहीं होती। तो मैं सभी को एडवाइस करूंगा कि 31 मार्च से पहले अपने पैन को जरूर आधार से लिंक कर ले, और बिल्कुल ये ना समझे कि डेट एक्सटेंड होगी। मुझे उम्मीद नहीं है कि इस बार सरकार ये डेट एक्सटेंड करेगी, क्योंकि आधार को ऑलरेडी पैन ट्रीट कर लिया गया है। तो आप प्लीज करवा लीजिए इसको। बिल्कुल। और इस साल एडवांस टैक्स भरने की तारीख जो 2021 की वो कौन सी है? वो 15 मार्च है। 15 मार्च तक आपका जितना भी एडवांस टैक्स बनता है, चाहे वो आप बिजनेस करते हैं या प्रिजम्पटिव इनकम में है, जो हमारी प्रिजम्पटिव इनकम जो 4480 और 80 और ADA में है, यानी कि अगर प्रोफेशनल है तो 44 ADA में आता है, बिजनेस है तो 44 80 में आता है। तो जो भी आप एज्यूम करते हैं कि मेरी इतनी इनकम होगी, तो उस पर जो भी टैक्स बनता है आप उसको 100% जो टैक्स बनता है उसे 15 मार्च से पहले जमा करा दीजिए। अदरवाइज आपको सेक्शन 234 BC ABC के तहत आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पेनल्टी से बचना है, किसी भी जुर्माने से बचना है, किसी भी इंटरेस्ट से बचना है, तो समय पर डेडलाइन से पहले अपने तमाम टैक्स अपने रिटर्न भर दें तो ही आपके लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया राज चावला जी, आप शो में शामिल हुए हमारे साथ। टैक्स की काफी सारी आपने कंफ्यूजन दूर की है आज, बहुत शुक्रिया आपका। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट, डबल रिप TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं।